Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. So, welcome back to the regular classes after your half yearly examinations. And मैथ्स का हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो है वो आप सब ने बहुत अच्छा तो नहीं दिया है, ठीक है। ऑल्दो मैंने आपको रिवीजन वर्कशीट कराई थी, उसके बावजूद भी आपने बहुत सारी मिस्टेक्स करी हैं, ठीक है। इसका मतलब आपने ध्यान नहीं दिया, पहली चीज़। तो अभी भी आपके पास टाइम है, अपना बेस क्लियर करो सो दैट आपको एट्थ में कोई प्रॉब्लम ना आए। सारी जितना भी हमने कर लिया है वो भी सारा रिवाइज करो, आपके पास बहुत सारी छुट्टियां आने वाली हैं। और जो अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं उनको तो अच्छे से आपको रिवाइज करना ही है, उनको अच्छे से पढ़ना है, सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ना है, वीडियोस को एक नहीं बहुत बार देखना है, जब तक आपको समझ नहीं आया तब तक देखना है, ठीक है। कहीं से भी कैसे भी आप करो, अंडरस्टैंड करो कॉन्सेप्ट को, बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ जो जिस तरीके के आपने आंसर्स दिए हैं वहाँ से पता चल रहा है कि आपने कितनी पढ़ाई करी है, और दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैथ्स में अगर थोड़ा भी स्किप होगा तो आपकी बहुत सारी चीज़ें स्किप हो जाएंगी, ठीक है। बिकॉज एक कैलकुलेशन पे आपको बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं। अब आते हैं हम, सबसे पहले आपके पास 3 डेज़ का हॉलीडे है ना। तो हम एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी क्या है, बिकॉज हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो है वो स्टार्ट कर दिया था चैप्टर नंबर 12। तो हम जो है इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के कुछ चीज़ों के हम खुद से ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाएंगे। जैसे सपोज करो हमने बोला पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी रेक्टेंगल, किसी भी शेप का, क्लोज्ड शेप का पेरीमीटर होता है, उसकी बाउंड्री कितनी लंबी है। मतलब ये है कि अगर आप एक पॉइंट से भागना शुरू करोगे और उसकी बाउंड्री पे भागते जाओगे और वापस वहां तक पहुंचने के लिए आप कितना ट्रैवल किया, उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर, है ना। और वो टोटल लेंथ होती है। अब अगर मुझे रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना तो मैं क्या करूँगी, पहले मैं लेंथ पे भागी, फिर मैं ब्रेड्थ पे भागी, फिर से मैं लेंथ पे भागी, फिर से ब्रेड्थ पे भागी, है ना। तो अब क्या है, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ तो मुझे पता नहीं है, तो यहाँ से क्या हो गए, लेंथ एक वेरिएबल हो गया। जब हमें कोई चीज़ नहीं पता होती, आई डोंट नो, सपोज जैसे हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में बोला था कि हमें नहीं पता, एक बैग के अंदर मैं आपसे पूछ लूँ कितनी बुक्स रखी हैं, यू डोंट हैव द नंबर, आप आइडिया लगा सकते हो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना। तो जिसको हम फिर एक वेरिएबल मान लेते हैं। 1 2 3 4 क्यों मानना, दोज आर द फिक्स वैल्यू। मैंने अब आपको बोल दिया 4, सपोज करो 4 नहीं हुई तो वो तो गलत हो जाएगा, है ना। तो उस केस में हम क्या कर देते हैं, लेट कर देते हैं एक्स वाई जेड, ये तो कोई नंबर नहीं है, जो सिंपल सा कोई वेरिएबल सा है, हमने बोल दिया एक्स, ठीक है। अब एक्स मेरा गलत भी नहीं होगा ना, मैंने तो बोल दिया एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब जब हमें लेंथ नहीं पता, हमें ब्रेड्थ नहीं पता, तो हमने उसको क्या मान लिया, लेंथ को एक्स मान लिया, ब्रेड्थ को वाई मान लिया, कुछ भी आपकी मर्जी, वेरिएबल्स ले सकते हो ए से लेके जेड तक, बट इन द स्मॉल लेटर, ठीक है। तो अब पेरीमीटर्स का क्या क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा, लेंथ को सपोज करो मैंने x मान लिया, ब्रेड्थ को मैंने मान लिया y। तो अब मेरे पास अगर मैं उसकी बाउंड्री पे भागती हूँ तो मैं कितना ट्रैवल करूंगी, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, बन गया एक्सप्रेशन। किसका एक्सप्रेशन, एरिया, पेरीमीटर का एक्सप्रेशन। ऐसे ट्रायंगल के अगर आप 3 साइड्स लेते हो, उनको एक्स वाई जेड मान लो, तो उसका पेरीमीटर क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि 3 साइड्स पे भागे हो आप, ठीक है। इस तरीके से आपके आपके पास 3 दिन हैं, इन 3 दिनों में आपको हर एक शेप, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स जो है, ट्रायंगल हो गई, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ध्यान रखना। अगर एक एक्स है तो सब एक्स हो जाएंगी, ठीक है। तो इनके आपको क्या करने हैं, पेरीमीटर से एक्सप्रेशंस बनाने, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये इनको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर मैं स्क्वायर की बात कर रही हूँ तो मुझे एक पर्टिकुलर स्क्वायर नहीं पता, कोई भी स्क्वायर हो सकता है, उसकी लेंथ, उसकी साइड कितनी भी हो सकती है, जिसको हम एक वेरिएबल लेकर चलेंगे और फिर हम पेरीमीटर का एक्सप्रेशन बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए एक्टिविटी है कि आप ये काम करोगे, कोई भी शेप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, पेरीमीटर का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आप बनाओगे। नाउ अब हम सब्जेक्टिव पेपर और ऑब्जेक्टिव पेपर के डिस्कशन पे आएंगे कि किस तरीके से क्या क्या मिस्टेक्स आपने करी हैं, उसमें क्या क्या करेक्शंस हो सकती थी, आप उसको कैसे करेक्ट वे में कर सकते थे। बहुत सारे बच्चों ने एक ही क्वेश्चन को अलग अलग वे से भी किया है, किसी ने किसी तरीके से किया है, किसी ने किसी तरीके से किया है, बट अगेन एज इट इज़ मैथ्स,
तो आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हो, बट दैट तरीका, दैट वे शुड बी करेक्ट। और करेक्ट वो तभी होगा जब आपके पास उसको करने का एक वैलिड रीज़न होगा। जहाँ पे आप स्टेप लिखते हो और रीज़न नहीं देते हो, वहीं आपके मार्क्स कट हो जाते हैं, बिकॉज इट इज़ समथिंग लाइक तुक्का। मैं तुक्के में बोल दूँ हाँ यस एक्स जो है वो 50 है, मेरे पास रीज़न क्या है उसको 50 बताने का, देयर शुड बी सम मैथमेटिकल रीज़न। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर रीज़न जब आप दोगे तभी हम उसको सही मानेंगे, अदरवाइज दैट इज़ रॉन्ग। ठीक है, आपके पास अगर रीज़न नहीं है उसको सॉल्व करने का, वो कैसे आया, तो इट मीन्स दैट इज़ रॉन्ग। तो जहाँ पे भी आपने रीज़न नहीं लिखा है, मार्क्स विल बी डिडक्टेड। ठीक है, ये चीज़ आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है और हैबिट डाल देनी है। 7 से ही स्टार्ट कर दो, आपको आगे आने वाली क्लासेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि आपने कोई स्टेप लिखा और उसका रीज़न नहीं दिया। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप स्टेप्स कुछ भी यूज़ करो, बट वो करेक्ट स्टेप होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर रीज़न होना चाहिए, और वो रीज़न भी ऐसा होना चाहिए कि कहीं आपने वो कॉन्सेप्ट वैलिड जगह से पढ़ा है। वैलिड जगह से मतलब गूगल से कहीं से भी सर्च नहीं मारा है। देयर शुड बी सम अथॉरिटेटिव थिंग्स लाइक एनसीईआरटी बुक, वो कभी गलत नहीं आपको बताएगी। ठीक है, तो कहीं ऐसी अच्छी एक ढंग की वैलिड जगह से तो आपने वो आंसर लिया है, तो दैट मीन्स आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो, उस फैक्ट को पढ़ रहे हो, और उस फैक्ट को आप यूज़ कर रहे हो, वो रीज़न हो जाता है किसी चीज़ को, किसी स्टेप को करने का। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पेपर को डिस्कस करेंगे, और आपको बहुत ध्यान से सुनना है कि कहाँ पे आपने मिस्टेक करी होगी। से पहले हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पेपर डिस्कस कर लेते हैं। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैंने आपको ओरल टेस्ट में भी पूछी थी और काफ़ी हमने रिवीजन वर्कशीट में भी डिस्कस किया था, बट स्टिल सम ऑफ वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव इंटीजर, जब हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो हमने पढ़ा है ऐड सब्ट्रैक्ट में हमेशा बड़ा नंबर का साइन आता है। ठीक है, अब वो नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर, हो सकता है बड़ा नंबर नेगेटिव हो तो उस केस में आंसर नेगेटिव होगा, हो सकता है बड़ा नंबर पॉजिटिव हो, उस केस में आंसर पॉजिटिव होगा। और अगर दोनों ही इक्वल है तो आंसर 0 भी हो सकता है। इसका मतलब अगर मैं एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करती हूँ तो आंसर 0 नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव। एक्सप्रेस 7 ग्राम्स इन किलोग्राम्स, ग्राम्स और किलो वर्ड हमेशा 1000 से रिलेटेड होता है। अब किलो मीन्स 1000 से रिलेटेड, और किलोग्राम बड़ी यूनिट है, तो जब हम बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं 1000 से। अब जब मैं 7 को 1000 से डिवाइड करूँगी, 1000 मतलब 3 ज़ीरोज़, तो मतलब मैं 3 पॉइंट को जो है वो 3 टाइम्स लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दूँगी, तो आंसर मेरा आ जाएगा 0.007 kg। ठीक है, इट इज़ ऑल ऑफ द अबव। देन आते हैं हम नेक्स्ट पे, फाइंड द फॉलोइंग। अब मुझे ये फॉलोइंग इसको फाइंड आउट करना है, ये सब आप सबको ऐड करना आता है। इसमें आप रैशनल नंबर हैं, ये एक नेगेटिव -2/6, ये रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर वाला क्वेश्चन है जिसमें -2/6 + 1/4। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं, 6 और 4 का एलसीएम 12 होता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो -2 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज मुझे 6 को अगर 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है तो मुझे न्यूमरेटर 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, -4। और सिमिलरली अब 4 को 12 बनाने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऑब्वियसली मैं 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो ऊपर जो हो जाएगा वो हो जाएगा -4 + 3, ऑब्वियसली -1, और डिनोमिनेटर तो 12 हो चुका है हमारा। ठीक है, -1/12। ये सब आपको सॉल्व करना आता है इंटीजर्स को। ठीक है, कैसे हम सॉल्व करते हैं। रेंज क्या होती है, हाईएस्ट वैल्यू कितनी है इसमें 4.9, लोएस्ट वैल्यू कितनी है 0.7, 4.9 में से 0.7 गया 4.2, इट इज़ द करेक्ट आंसर। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू, इसी को हम रेंज बोलते हैं। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अगेन ये आप सबको आता है सॉल्व करना। हम किस तरीके से, सबसे पहले 4 को मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड करेंगे 8 के साथ, आंसर आ जाएगा आपका 2। तो ये हो जाएगा 2 - x, क्योंकि ये 4 तो यहाँ से हट चुका है, 2 - x = 2, क्योंकि 8 को 4 से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब ये जो -x है ये राइट साइड पे जाएगा, इट विल बी प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 = 2 + x, और फिर हम इस 2 को यहाँ से लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे। इट इज़ जस्ट ट्रांसपोजिंग
ठीक है, ये आपको ट्रांसपोज करना है एक एक करके, ठीक है। एक बारी में एक स्टेप जब आप करोगे आपको पता चलेगा, दैट इज आंसर 0 आएगा इस केस में, ठीक है। नेक्स्ट था आपका एडजेसेंट फिगर m पैरेलल टू n, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ठीक है। एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है। आपको क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे, ट्रांसवर्सल है, उसके सेम साइड पर है दोनों एंगल्स, एक ऊपर की तरफ है, दोनों ही ऊपर की तरफ हैं, एक अंदर की तरफ है, दोनों लाइंस के बीच में, जब दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल होता है उसको अंदर बोलते हैं, इंटीरियर। और ये 1 दोनों लाइंस के बीच में नहीं है, इसको हम बाहर की तरफ एक्सटीरियर बोलते हैं। 1 इंटीरियर 1 एक्सटीरियर, ऐसे एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं, एफ बना रहे हैं। अगर आप देखो यहाँ से ये लाइन पूरी ऐसे जा रही है, ये पूरा ऐसे करके यहाँ से लाइन जा रही है, ये ऐसे लाइन जा रही है, ठीक है, और यहाँ से ऐसे लाइन जा रही है, तो 1 and 5 जो है वो एफ बना रहे हैं। It means they are corresponding angles. Next is the type of triangle whose median is always in the interior of the triangle. अब मीडियन जैसा मैंने आपको अगेन रिवीजन वर्कशीट में डिस्कस किया था कि मीडियन किसी भी ट्रायंगल का हमेशा इंटीरियर ही बनता है, अंदर की तरफ ही बनता है, चाहे वो किसी भी टाइप का ट्रायंगल ले लो, क्योंकि मीडियन का काम होता है साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। और ऑब्वियसली वो अंदर की तरफ बनेगा तभी वो साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पाएगा, बाहर की तरफ बनेगा तो साइड डिवाइड कैसे होगी, वो लाइन कैसे डिवाइड होगी, साइड इज़ अ लाइन, है ना, वो डिवाइड ही नहीं हो पाएगी। द क्राइटेरिया दैट डजंट फॉलो, हमने पढ़ा था SAS, सेंटर पे हो सकता है, 2 साइड्स हैं उनके बीच में एंगल हो इंक्लूडेड, 2 एंगल्स उनके बीच में साइड हो इंक्लूडेड साइड हो, या फिर 2 एंगल्स और किनारे पर एक साइड हो, ये भी अप्लाई हो सकता है, क्योंकि इनडायरेक्ट वे में अगर 2 एंगल्स इक्वल हैं तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली एंगल सम प्रॉपर्टी से इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो साइड जो है वो किनारे पे साइड पे हो सकती है, बट साइड साइड एंगल इज़ नॉट एप्लीकेबल, ज़रूरी नहीं है ये हमेशा ट्रू हो, ठीक है, ट्रू हो भी सकता है बट हमेशा ट्रू नहीं होगा। इस फिगर में आपको बताना था ए और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने पहले ही पढ़ा है, हम सबसे पहले देखते हैं 2 इंटीजर्स के बीच में लाइन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। अगर आप काउंट करोगे तो इट इज़ डिवाइडेड इन ए 1 2 3 4 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। और ये कौन सी वाली लाइन है, अगर लेफ्ट में जाते जाओ तो 1 and 2, तो ये क्या नंबर बना 2/5, और क्योंकि लेफ्ट में है नेगेटिव है तो -2/5। अब राइट पे आते हैं, बी क्या बनेगा, बी जो है वो 2 और 3 के बीच में है, बिकॉज हमने ये पढ़ा था इंटीजर्स जो हैं ये -1 -2 1 2 3, इनको भी तो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तभी तो हमें एग्जैक्टली पता चलेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 5 हो चुका है, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होने का मतलब है डिनोमिनेटर 5, तो ये 1 जो है दैट इज़ 5/5, तभी 1 आएगा आंसर। 2 कब आता है, जब 10/5 करोगे, है ना, 10 को जब 5 से डिवाइड करोगे। अब अगर ये 10/5 है तो अब हम कैसे काउंटिंग चलेंगे, नॉर्मल सिंपल वाली काउंटिंग, 10/5 2 हो गया तुम्हारा, अगली लाइन हो गई 11/5, उससे नेक्स्ट लाइन हो गई 12/5 13/5 14/5, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 14/5, क्योंकि राइट साइड पे तो प्लस और लेफ्ट साइड पे था तो -2/5, ये आंसर था। एक्सप्रेस करना था आपको 1500 एज अ प्रोडक्ट, ये सब आप सबको एलसीएम निकालना आता है, सबको आता है, ठीक है। तो आई होप कि ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने करेक्ट किया है। 1500 100 तो क्या होता है 10 × 10, और 10 × 10 का मतलब होता है 2 × 5 2 × 5, इसका मतलब 2 तो बनेगा ही बनेगा, 5 भी 2 बनेगा, मतलब 2 और 5 जो है वो 2 बार तो ज़रूर आए हैं 100 की वजह से। अभी 15 कैसे बनेगा, 3 × 5, ठीक है, ये तरीका है, इजी वे है, आप बिना प्राइम फैक्टराइज करे भी देख सकते हो। 2 0 मतलब 100, 100 मतलब 10 × 10, और 10 का मतलब होता है 2 × 5, तो अगर 10 2 बार है तो 2 भी 2 बार हुआ, 5 भी 2 बार हुआ, है ना। फिर 15 का मतलब क्या हुआ 3 × 5, इसका मतलब 5 अब 3 बार हो गया, ठीक है, तो 3 1 टाइम, 5 3 टाइम्स एंड 2 2 टाइम्स ओनली। सो ये हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स थे। अभी फर्स्ट क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव में जो था दैट वाज मार्क्स इन 5 राउंड्स, आपको 5 राउंड्स में वो मार्क्स दिए हुए थे, टोटल मार्क्स एट द एंड, आपको सबसे पहले टोटल मार्क्स निकालने थे, कुछ बच्चों ने टोटल मार्क्स निकाले ही नहीं, ठीक है। ये टोटल मार्क्स हैं, अरेंज करने का हाफ मार्क ऑब्वियसली, ठीक है, उसको सॉल्व करने का पूरा प्रॉपर 1 मार्क, और उसके बाद आपको ये भी बताना था, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको ये भी बताना था कि उसका जो आंसर, उसने कितने आपके हिसाब से ज़्यादा आंसर्स इनकरेक्ट किए हैं या ज़्यादा आंसर्स करेक्ट किए हैं, क्योंकि उसका आंसर फाइनल एट द एंड नेगेटिव आया है, नेगेटिव से हमें ये पता चल रहा है कि उसके मोस्ट ऑफ द आंसर्स इनकरेक्ट रहे होंगे तभी नेगेटिव में गया है, सो ही गेव मोर इनकरेक्ट आंसर्स। अब
अब नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको HCF के थ्रू, ठीक है, HCF निकालने के बाद आपको सिंप्लीफाई करना था। कुछ बच्चों ने डायरेक्टली सिंप्लीफाई किया है, इसीलिए आपके मार्क्स कटे हैं। क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ा नहीं, आपको पहले HCF फाइंड आउट करना था और उसके बाद सिंप्लीफाई करना था, ठीक है। HCF आपका 210 एंड 336 का HCF बहुतों ने डिवाइड वाले तरीके से भी निकाला है, बहुतों ने इसको एक साथ करके भी निकाला है। सो दैट इज़ करेक्ट, नॉट अ डिफरेंट थिंग और नॉट इनकरेक्ट, एवरीथिंग इज़ करेक्ट, ठीक है। वो भी करेक्ट था जिस तरीके से निकाला गया है, आई थिंक कॉमन निकाल के, ठीक है, दैट वाज आल्सो करेक्ट। तो अभी जो है मैंने इस तरीके से निकाला, यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और बस कॉमन नंबर ढूंढते हैं। जैसे 2 मुझे दोनों में नज़र आ रहा है, 1 2 नज़र आ रहा है ओनली, ये बाकी के 3 जो 2 हैं वो इसमें नहीं है, ठीक है, हमें कॉमन ढूंढना है। 3 भी कॉमन नज़र आ रहा है और 7 भी कॉमन नज़र आ रहा है, तो इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 42 आंसर आ गया HCF। जब HCF आ जाएगा तो हम डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, ठीक है। HCF निकाला आपने 1 मार्क और सिंप्लीफाई किया तो अगेन 1 मार्क, 5/8, ठीक है। तो बिकॉज HCF नहीं निकाला तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स डिडक्ट हुए हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। सबसे पहले तो आपको हाफ मार्क इसी का ही मिलेगा, आपको प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने 1 2 3 4 5 लिख दिया है, दोज आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है, हमें प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करने थे। तो ये 2 3 5 7 11 होते हैं। अब मीन कैसे निकलता है, उनका सम टोटल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। 1 मार्क का आपका मीन था, 2 + 3 + 5 आपने ऐड किया, 28/5 आया। और इसमें भी कुछ बच्चों ने 5.4 कुछ एडिशन में गलती करी है, 28 सम आना था और डिवाइड करके आंसर 5.6 आना था। सो दिस इज मीन। अब मीडियन कैसे निकलेगा, मीडियन में आप क्या करोगे, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे, ठीक है, बिकॉज आप फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स ढूंढ रहे हो तो ऑलरेडी आप असेंडिंग ऑर्डर में ही ढूंढोगे, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में ढूंढने के बाद आप उसका मिडिल टर्म देखोगे, बीच में कौन सा नंबर आ रहा है सेंटर पे, दैट इज़ 5। तो आपको ये मीडियन जिसने डायरेक्टली लिख दिया 5 वो कैसे आया, आपने बताया ही नहीं, ठीक है। आपको ये चीज़ बतानी चाहिए थी कि मीडियन इज़ बेसिकली द मिड नंबर, जो बीच का नंबर है असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद, तो दैट इज़ 5, ठीक है। ये आपका मीडियन हो गया। नेक्स्ट इज आपका ये बहुत इजी क्वेश्चन था, स्टिल आपने बहुत सारी गलतियां करी हैं, ठीक है। 2 मार्क्स में इतना इजी क्वेश्चन आपको दिया था मैंने, आपको सिर्फ एंगल्स आइडेंटिफाई करने थे। यहाँ पे मैंने सारे पेयर्स लिखे हैं जितने पॉसिबल हो सकते थे, आपको इनमें से सिर्फ एक पेयर लिखना था। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं जब लाइन्स क्रॉस करती हैं तो ऐसे जो एंगल बनते हैं, जैसे 3 और 1, 2 और 4, 5 और 7, 6 एंड 8, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर्स हैं। कोई भी एक पेयर लिखना था। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं जो एफ बनाते हैं, मतलब ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर होंगे। एक इंटीरियर होगा मतलब दोनों लाइंस के बीच में होगा, और एक एक्सटीरियर होगा मतलब बाहर की तरफ होगा, ठीक है। अब देखो जैसे 3 और 5 ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्यों, ट्रांसवर्सल के सेम साइड, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर। और दूसरा एक और आइडेंटिफिकेशन होती है, जब आप इस तरीके से इसको देखोगे तो ये कुछ आपका एफ बना रहा होगा, ये 3 है और ये 5 है, ये उल्टा एफ बन रहा है ना, ठीक है, ये देखो, तो ऐसे एफ बनता है शेप। सिमिलरली और भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर हो सकते हैं, 2 and 6, 1 and 7, यहाँ पे 1 इंटीरियर और 7 एक्सटीरियर है, 4 इंटीरियर है 8 एक्सटीरियर है, पर सेम साइड पर होंगे। को इंटीरियर, ये नाम से पता चल रहा है, इंटीरियर मतलब अंदर की ही तरफ होने चाहिए और सेम साइड पर होने चाहिए। को मतलब होता है साथ में, ठीक है। तो जैसे 1 and 6 दोनों इंटीरियर हैं और सेम साइड पर हैं, 4 and 5, ठीक है, तो ये 2 पेयर थे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट मतलब ऑल्टरनेट साइड पर होने चाहिए, एक लेफ्ट पे है तो दूसरा राइट पे होना चाहिए ट्रांसवर्सल के, लेकिन इंटीरियर होंगे, दोनों अंदर की तरफ होंगे, मतलब लाइंस के बीच में होंगे, जो 2 पैरेलल लाइंस हैं या 2 लाइंस हैं, ज़रूरी नहीं है पैरेलल ही हो, ठीक है। तो 4 and 6 ऑल्टरनेट हो गए, 1 and 5 ऑल्टरनेट हो गए। तो आपको इनमें से कोई भी एक एक पेयर्स हर एंगल का लिखना था, हाफ ऑफ मार्क, ठीक है। देन आपका आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, आपको यहाँ पे रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने थे। तो रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए ऑब्वियसली पहले एलसीएम फाइंड आउट करना था। अब कुछ बच्चों ने क्या किया, एलसीएम फाइंड आउट करा, 15 आया, ठीक है, चलो उन्होंने 10/15 भी लिख दिया। आपको इनके बीच के नंबर फाइंड आउट करने, 10/15 तो ये खुद है ना, 12/15 भी ये खुद है, तो ये नंबर्स तो नहीं हो सकते ना, ठीक है। इनके बीच में तो फिर अगर मैं इस हिसाब से देखूँ तो ओनली एक ही नंबर नजर आता है, दैट इज 11/15, ये बीच का ही नंबर है, सिर्फ एक नंबर है, जबकि मुझे 2 फाइंड आउट करने थे। तो 2 फाइंड आउट करने के लिए क्योंकि मेरे पास कुछ गैप बचा नहीं, तो मैं थोड़ा और नंबर को बढ़ा देती हूँ। बढ़ाने का तरीका बड़ा ईजी सा है,
करना कुछ नहीं है, फिर से हमारे डिनोमिनेटर ऑलरेडी इक्वल हो चुके हैं। अब डिनोमिनेटर की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम है कि ऊपर का गैप बढ़ जाए कि ताकि हमें 2 नंबर्स मिल जाएं। उसके लिए हम 10 से 100 से इस तरीके के नंबर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि इनसे मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो मैंने 10 से कर दिया न्यूमरेटर भी, डिनोमिनेटर भी और दूसरे वाले नंबर का भी। तो यहाँ पे हमने फर्दर, अच्छा एक चीज़ और, कुछ बच्चों ने यहाँ पे इसको भी एलसीएम लिखा था। दिस इज़ नॉट एलसीएम, 150 इज़ नॉट एलसीएम। एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब छोटे से छोटा नंबर, वो ऑलरेडी आ चुका है 15। ठीक है, 15 से ये बड़े ही नंबर हैं, तो इनको हम एल नहीं बोल सकते, लीस्ट नहीं बोल सकते। दे आर कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स हैं बट लीस्ट नहीं है। ठीक है, कम में नहीं आएंगे, एलसीएम नहीं होगा, सीएम बोल सकते हैं। 100/150, 120/150। अब इनके बीच में बहुत सारे नंबर्स आपको मिल जाएंगे, 101, 102, डिनोमिनेटर रहेगा ही रहेगा, उसको नहीं हटाएंगे हम। तो मैंने 2 नंबर्स लिख दिए, 101/150, 102/150। तो इस तरीके से हमने 2 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर दिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट, सैपलिंग्स जो हैं वो अरेंज करी हैं। तो मैंने यहाँ पे जो 4 सैपलिंग्स थी, ये डॉट से मैंने उनको रिप्रेजेंट किया है, 1 2 3 4। ठीक है, ये सैपलिंग्स हैं। और मैंने क्या किया है, हर एक सैपलिंग के बीच में उन्होंने बोला हुआ 3/4 मीटर का गैप है, तो मैंने यहाँ पे गैप दिखा दिया। अगर 4 सैपलिंग्स हैं तो गैप्स जो होंगे वो 3 होंगे। तो आपको पहले तो ये देखना था अरेंज करके कि कितने गैप्स बनते हैं। गैप्स बिटवीन सैपलिंग्स इज 3। ठीक है, अब अगर हर एक गैप का डिफरेंस जो है, डिस्टेंस जो है 3/4 मीटर है, तो 3 गैप्स का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली 3/4, 3/4, 3/4, 3 टाइम्स। अब वो 3 टाइम्स का मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आपको ये प्रॉपर लिखना था कि गैप्स बिटवीन सैपलिंग्स एंड उसके अकॉर्डिंगली डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स, तो हमें गिवन था जो ऑलरेडी स्टेटमेंट। और फिर हमें फर्स्ट एंड लास्ट के बीच में, फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग के बीच में 3 गैप्स हैं, तो 3 गैप्स का मतलब 3/4 इंटू 3। ठीक है, दैट वाज 9/4। और क्योंकि हमने पढ़ा है, हम कभी भी अपना आंसर ऐसे नहीं छोड़ते फ्रैक्शन में उसको, अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो फाइनली इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, 2 1/4। उसके बाद बहुत बच्चों को लगा कि फिगर फॉर्म, डायग्राम फॉर्म मतलब इसी कोई प्लांट बना दो, डायग्राम फॉर्म में बना दो। नो, आपको फ्रैक्शन को फिगर फॉर्म में, डायग्राम फॉर्म में आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, इस सिचुएशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, 3/4 इंटू 3। ठीक है, ऑल्दो जब मैंने पहले ही डिस्कस किया था, स्टिल आप सबने, आई मीन मोस्ट ऑफ द बच्चों ने या कुछ बच्चों ने जो है उसको कुछ और ही डायग्राम समझ लिया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये 3/4 फ्रैक्शन को आप डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे। 3/4 का मतलब है सर्कल में 4 पार्ट्स करो और उसमें से 3 पार्ट्स को शेड कर दो। और ऐसे कितने सर्कल्स आप बनाओगे? 3 सर्कल्स बनाओगे और तीनों को प्लस करोगे। ऑब्वियसली प्लस ही होता है ना इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन का। तो ये डायग्राम फॉर्म थी। ठीक है, हाफ ऑफ मार्क, 1 and half, 1 and half। नेक्स्ट आता है आपका ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से आप नोटिस करोगे, 1 ड्रॉप 1.8 ग्राम में इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो 7.2 ग्राम्स में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? जितने भी ग्राम का हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, ऊपर रखा, जितने ग्राम का हमें गिवन था उसको नीचे रखा डिवाइड में, इनटू में जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? 7.2/1.8। अगर मैं दोनों का डेसिमल पॉइंट हटाऊंगी तो इनके ऑपोजिट में 110 वाला नंबर आ जाएगा, बिकॉज पॉइंट के राइट साइड पे सिर्फ एक ही डिजिट है। यहाँ पे भी पॉइंट के राइट साइड पे सिर्फ एक ही डिजिट है। ठीक है, तो 7.2/1.8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10/10। 10 से 10 तो कैंसिल आउट हो गया। 72 और 18, क्योंकि 72 18 के टेबल में आता है, 18 4s are 72, तो इट मीन्स दिस 4 इंटू, अब यहाँ पे जब नंबर पे पॉइंट नहीं होता तो कहाँ पॉइंट होता है? राइट साइड पे। उस पॉइंट को हम शिफ्ट करते गए लेफ्ट पे, क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म तो क्या है? एक्सपोनेंट फॉर्म है कि पॉइंट को हमें यहाँ, पॉइंट से पहले सिर्फ एक ही नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए, 6। तो मैं पॉइंट को जब यहाँ से यहाँ तक खिसकाया तो मेरा 22 टाइम्स शिफ्ट हुआ है पॉइंट लेफ्ट साइड पे। इसका मतलब मैं इंटू में 10⁻22 कर दूंगी। ठीक है, अभी मेरे पास 4 × 6.023 × 10⁻22, बिकॉज इसके बाद के जो ज़ीरो होते हैं पॉइंट के, डेसिमल पॉइंट के बाद में जो एंड में ज़ीरोज़ होते हैं, हम उनको इग्नोर कर सकते हैं।
अब क्या होगा यहाँ पे 2.4092 हमने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद 24.092 और पॉइंट को एक और बार शिफ्ट करूँगी, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आऊँगी। तो यहाँ पे पॉइंट के जो लेफ्ट साइड पे है पहले एक ही डिजिट होनी चाहिए, तो एक और शिफ्ट कर दिया मैंने। इसका मतलब ये जो पावर है वो 1 और इंक्रीज़ हो जाएगी, 23 हो जाएगी। ठीक है, तो फाइनल आंसर जो है हमारा 2.4092 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये पूरा क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का था, बिकॉज यहाँ पे आपको ये कैलकुलेशंस करनी थी एक्सपोनेंट फॉर्म वाली। ठीक है, जिसकी वजह से ये 3 मार्क्स का था। ऑल द क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था ये। नेक्स्ट आपका आता है सॉल्व करने वाला पार्ट। सॉल्व करने वाले पार्ट में यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने क्या मिस्टेक करी है, बोर्ड मास नहीं लगाया। आप बोर्ड मास छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, स्टिल आपने लेफ़्ट साइड में जैसे जैसे स्टार्ट हो रहा है वैसे वैसे स्टार्ट किया आपने। पहले प्लस था तो आपको प्लस दिखा तो आपने पहले प्लस कर दिया, मल्टीप्लाई दिखा फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया। बट हम कभी भी ऐसे एक्सप्रेशन में, खुले एक्सप्रेशन में ऐसे कभी नहीं करते। हमेशा पहले बोर्ड मास लगाओगे, पहले डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, एंड देन उसके बाद प्लस माइनस जो आप करते हो। तो मैंने, और दूसरी चीज़, हम सॉल्व कभी भी मिक्स्ड फॉर्म में नहीं कर सकते, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? 4 2s are 8 + 1 9/4 सबको मैंने कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और साथ में जहाँ पे मुझे 2 साइन एक साथ लग रहे थे, जैसे माइनस माइनस प्लस था तो उसको प्लस कर दिया। ठीक है, और बाकी सबको मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई ये दोनों थोड़ा सा डिफरेंट है, पर पहले हम डिवाइड कर लेंगे। अगर बोर्ड मास लगाना है तो चलेगा, पहले हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्दो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर दिया, वो भी आप अगर अलग अलग हैं, बिकॉज इनके बीच में माइनस है, इसका मतलब ये अलग ही मल्टीप्लाई है या अलग डिवाइड है, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये -7 ये जो माइनस साइन था वो सिर्फ इसके साथ है, इसके साथ नहीं है। कुछ बच्चों ने यहाँ पे भी गड़बड़ करी है। माइनस साइन सिर्फ इस नंबर के साथ है, इसके साथ नहीं है। अगर आप इस माइनस को ब्रैकेट के बाहर लगा दोगे, इसका मतलब हो जाएगा कि ये माइनस साइन दोनों के साथ हो गया। ब्रैकेट का मतलब है देयर इज समथिंग इनसाइड अ रूम, जिसके बाहर कोई चीज़ है, और वो बाहर चीज़ ऑब्वियसली वो सबके साथ होगी अगर इनसाइड आती है तो, जबकि नेगेटिव साइन 1/2 के साथ तो नहीं है। तो इसका मतलब हम इस माइनस साइन को ब्रैकेट के बाहर नहीं लिखेंगे अंदर ही, ब्रैकेट के बाहर हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो -7/4 इंटू, हम डिवीजन कैसे करते हैं, रेसिप्रोकल लेके और डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरीके से हमने पहले सबको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, एंड देन फाइनली हमारा ये पूरा प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और प्लस माइनस करेंगे हम कैसे, हमें सबको आता है, पहले एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर्स का, इक्वल करते हैं, वही नंबर से हम न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर हम सारे न्यूमरेटर्स को सॉल्व करते हैं जैसे इंटीजर्स सॉल्व करते हैं। फाइनली जब हम इसको देखेंगे तो 123/12 आता है। इन दोनों में कॉमन फैक्टर है 3। ठीक है, यहाँ पे बाय मिस्टेक मैं भी यही करने वाली थी, बट ध्यान देना है, अगर कॉमन फैक्टर नहीं ढूंढोगे, सीधा करोगे, तो दैट इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। वो आपका करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि वो सिंप्लीफाइड नहीं है। ठीक है, उसको पहले सिंप्लीफाई करोगे। 3 के टेबल में ये दोनों आते हैं, 41 पे और 4 पे, तो मैंने सिंप्लीफाई किया और उसके बाद आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो।